नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में मौत का तांडव, पौड़ी में बस गिरी, 35 लोगों के मरने की आशंका। उत्तरकाशी में भूस्खलन से 9 मरे, 28 लापता। भर्ती घपले के आरोपी हाकम के रिजॉर्ट पर चला बुलडोजर। उत्तराखंड के पर्यटन स्थल सफाई में पिछड़े, प्रीतम के तीखे तेवरों से घमासान तेज। सहकारी बैंक भर्ती घोटाले में बोर्ड अफसरों पर गिरेगी गाज। दिल्ली सचिवालय के अफसर पर अल्मोड़ा में छेड़खानी का मुकदमा। महानवमी पर पुष्पांजलि से हुआ दुर्गा पूजन। हल्द्वानी में दोपहर 2 बजे से रहेगा ट्रैफिक डाइवर्ट। उद्योगों पर भी पड़ने लगी है बिजली कटौती की मार। जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ में लुढ़का उत्तराखंड। 7 के स्वरों को स्तब्ध कर गया कोसी का कटवार। बीपीडीओ भर्ती कई पर लटकी तलवार। उत्तराखंड में मंगलवार को मौत से कहर बरपा दिया। उत्तरकाशी में भूस्खलन के चपेट में आकर 9 पर्वतारोहियों की मौत हो गई और 28 लापता हुए। उधर देर शाम हरिद्वार के लाल ढांग से बीरोखाल के कांटा तल्ला गांव में जारी बारात की बस खाई में गिर गई। हादसे में 35 से ज्यादा बारातों को मरने की आशंका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों घटनाओं पर दुख जताते हुए राहत और बचाव कार्य तेज करने के आदेश अफसरों को दिए हैं। चारों ओर चित्कार। हरिद्वार के लाल ढांग से बीरोखाल, पौड़ी के कांटा तल्ला गाँव जारी बारातियों से बस शिमड़ी के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में 35 से ज्यादा बारातियों को मरने की आशंका है, जबकि 5 गंभीर घायलों को इलाज के लिए निकट के अस्पतालों में पहुंचा गया। मंगलवार को शाम करीब पौने 7 बजे बीरोखाल मार्ग में हादसा हुआ। लालढांग निवासी संदीप पुत्र नंदलाल के बारात अपराह्न करीब 3 बजे कांडा तल्ला गांव बीरोखाल के रवाना हुई थी। संदीप का विवाह कांडा तल्ला निवासी कबूतरी देवी की बेटी रचना से तय हुआ था। दुर्घटना स्थल पर मौजूद गांव के अनूप पटवाल ने बताया कि बस लगभग 200 मीटर नीचे गहरे खाई नयार नदी की तरफ जा गिरी। यूके एसएससी पेपर लीक मामले के आरोपी हाकम सिंह के मोरी ब्लॉक स्थित सांकरी रिजॉर्ट पर प्रशासन का बुलडोजर चला। मौके पर ग्रामीणों ने रिजॉर्ट तोड़ने का विरोध भी किया। सरकारी जमीन पर बने हाकम सिंह के अवैध रिजॉर्ट को तोड़ने के लिए मंगलवार को जिला प्रशासन की टीम 2 जेसीबी लेकर मोरी ब्लॉक स्थित सांकरी के सिदरी गांव पहुंची। इस दौरान अवैध कब्जे के ध्वस्तीकरण को पहुंची टीम की कार्रवाई का ग्रामीणों ने विरोध भी किया। ग्रामीण और हाकम के परिजनों ने प्रशासन से बुलडोजर नहीं चलाने की गुहार लगाई। अधिकारियों को समझाने पर ग्रामीण स्वयं ही रिजॉर्ट पर लगी लकड़ियों को निकालने में जुटे। दोपहर 3 बजे के बाद प्रशासन ने रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवा दिया। हालांकि मौके पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई देर शाम तक जारी रही। लगभग 200 से अधिक पुलिस के जवान मौके पर तैनात किए गए। एसडीएम पुरोला जितेंद्र ने बताया कि ग्रामीणों ने स्वयं अतिक्रमण हटाने में सहयोग दिया। उत्तराखंड में स्थानीय निकायों की सफाई के प्रति बेरुखी जागरूकता की कमी पर्यटन स्थलों की साख पर बट्टा लगा रहा है। राज्य के कई हिल स्टेशन डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, नालियों की सफाई, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई और नियमित आवासीय क्षेत्रों में झाड़ू लगाने के मामले में तक पिछड़ रहे हैं। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की ओर से हालिया स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस बार नैनीताल जैसे विश्वविख्यात पर्यटन स्थल तक को साफ सफाई के मामले में आईना दिखाया है। हालांकि पहाड़ों की रानी मंसूरी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए मशहूर रामनगर कुछ हद तक साफ सफाई में पर्यटन स्थलों की साख मचा रहा है। नैनीताल में झाड़ू लगाने में कंजूसी। स्वच्छता परीक्षण सर्वेक्षण 2022 की रिपोर्ट में नैनीताल की जोनल रैंकिंग 113 और स्टेट रैंकिंग 4 है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक यहां डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन 25% कम और 25% से अधिक। सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति खराब है। नालियों की सफाई के मामले में सिर्फ 25% में आंकड़ा अटक गया है। वहीं आवासीय क्षेत्रों में नियमित झाड़ू में 25 से 50% लग रही हैं, यानी औसतन माने तो हफ्ते में 3 दिन झाड़ू नहीं चल पा रही। वहीं भीमताल में 25% से भी कम सार्वजनिक शौचालय साफ सुथरे हैं। सार्वजनिक शौचालय की सफाई में मंसूरी 25 से 50% पर सिमट गया है। मंसूरी और रामनगर की स्थिति फिर भी बेहतर। 2022 की सर्वेक्षण रिपोर्ट में पर्यटन नगरी रामनगर और मंसूरी के लिए स्थिति बेहतर है। रामनगर और मंसूरी में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन 50 से 75%। मंसूरी में 90% से अधिक नालियों की सफाई हो रही है, जबकि रामनगर में 50 से 75%। रामनगर में 50 से 75% सार्वजनिक शौचालय साफ है। आवासीय क्षेत्रों में नियमित झाड़ू लगने के मामले में मंसूरी को 75 से अधिक और रामनगर में 50 से 75% के आंकड़े पर हैं। हरिद्वार पंचायत चुनाव में करारी हार का ठीकरा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर फोड़ा है। मीडिया से बातचीत में उनके लगाए गंभीर आरोपों से पार्टी असहज हुई। प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने पार्टी संगठन की मर्यादा याद दिलाते हुए इस तरह की बयानबाजी से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। अध्यक्ष महाराज ने वरिष्ठ नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया में बयानबाजी से बचना चाहिए। अपनी बात सोशल मीडिया के बजाय पार्टी फोरम में रखनी चाहिए, ताकि पार्टी संगठन की मर्यादा व छवि बनी रहे।
कहा कि बड़े नेताओं के व्यवहार की देखा देखी कार्यकर्ता में अनुसरण कर रहे हैं, जो पार्टी संगठन की किसी भी सूरत में उचित नहीं ठहराया जा सकता। आज जब कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा आरएसएस के कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, ऐसे समय इस तरह की बयानबाजी से पार्टी को नुकसान ही पहुंचता है। पार्टी संगठन ने 6 महीने के भीतर सड़कों पर उधर भाजपा सरकार की कलई खोल दी है। भ्रष्टाचार, भर्ती घोटाला, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या जैसे मामलों को लेकर लगातार आंदोलन छेड़ रखा है। जिला सहकारी बैंक भर्ती घपले में गड़बड़ी की पुष्टि के बाद अब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इस कार्रवाई की जद में न सिर्फ सहकारिता विभाग तो बैंकों के अफसर आ रहे हैं, बल्कि बैंकों के बोर्ड पर भी खतरा मंडरा रहा है। सूत्रों के अनुसार आज जांच रिपोर्ट से साफ हो गया कि बैंकों के स्तर पर गठित इंटरव्यू बोर्ड ने अभ्यर्थियों को नंबर देने में मनमानी की। इंटरव्यू बोर्ड में बैंक अध्यक्ष, सहायक निबंधक व बैंक महाप्रबंधक शामिल रहे। इन तीनों के स्तर से ही नंबर दिए गए। ऐसे में यदि कार्रवाई होती है तो बोर्ड के इन सभी सदस्यों के ऊपर खतरा पैदा हो सकता है, जिसकी पूरी संभावना नजर आ रही है। पूर्व में हरिद्वार जिला सहकारी बैंक घपले में महाप्रबंधक, सहायक निबंधक के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। इसके साथ ही तीनों बैंकों के बोर्ड को भंग करने का भी सख्त फैसला किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर भी विधिक राय जुटाई जा रही है ताकि भविष्य में कोई कानूनी अड़चन ना आए। शासन स्तर पर की जा रही इस तैयारी को लेकर बैंक प्रबंधकों के पसीने छूटे हुए हैं। दिल्ली सचिवालय में तैनात संयुक्त सचिव पर दिल्ली निवासी एक नाबालिग से अल्मोड़ा में छेड़छाड़ का आरोप लगाए। पीड़िता की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने आरोपी एडीएम के खिलाफ पॉक्सो, छेड़छाड़ और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया है। मेडिकल परीक्षण और कोर्ट में बयान के बाद पीड़िता को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। आरोपी अफसर, उसकी पत्नी और एक अन्य महिला पूर्व में अल्मोड़ा के तत्कालीन सिविल जज को निलंबित कराने के मामले को लेकर भी चर्चा में आए थे। हालांकि विजिलेंस जांच में जज के खिलाफ उनकी शिकायत झूठी निकली। पीड़िता ने अल्मोड़ा के राजस्व पुलिस में दी तहरीर में बताया कि दिल्ली में एडीएम पद पर तैनात एवं प्रेमनाथ की पत्नी मचखाली स्थित डाडाकांडा गांव में प्लीजेंट वैली फाउंडेशन नाम के एक स्कूल भी चलाती है। पीड़िता के मुताबिक इसी मार्च में वो डाडाकांडा गांव आई थी। आरोप है कि एडीएम एबी प्रेमनाथ ने तब उनके साथ छेड़छाड़ की। आरोप है कि पहले से ही पीड़िता पर गलत नजर रखता था। एबी प्रेमनाथ किशोरी को व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज भी भेजते थे। जून में पीड़ित पक्ष ने राजस्व पुलिस को तहरीर सभी पर मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया। सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से दुर्गा महानवमी पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। इस दौरान पुष्पांजलि के माध्यम से पुष्प वर्षा कर मां की आराधना तथा पूजा अर्चना की गई। साथ ही आरती के साथ दूर दराज से भक्त पहुंचे। इस दौरान डीएसए मैदान स्थित मेला परिसर में लोगों ने जमकर खरीदारी की। दुर्गा महोत्सव में चौथे दिन मंगलवार को नयना देवी मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान सुबह से जारी रहा। इस बीच प्रातः महानवमी पूजन के बाद 1 घंटे तक पुष्पांजलि का कार्यक्रम किया गया। इस बीच पुष्प वर्षा से दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की गई। मां के प्रति प्रेम, आस्था तथा विश्वास रखने वाले भक्तों को मंदिर में कताई लगी, जिसके बाद 11 बजे से हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। हल्द्वानी दशहरा में अगर आप घूमने का प्लान बना रहे तो रूट चार्ट देकर ही घरों से निकलें। पुलिस ने यातायात व्यवस्था को देखते हुए हल्द्वानी, रामनगर और नैनीताल में रूट डाइवर्ट करने का निर्णय लिया है। एसएसपी पंकज भट्ट के निर्देश पर रूट डाइवर्जन के लिए समय सीमा तय की गई। हल्द्वानी में दोपहर 2 बजे से ट्रैफिक डाइवर्ट लागू रहेगा। यातायात व्यवस्था की निगरानी एसपी ट्रैफिक डॉक्टर जगदीश चंद स्वयं करेंगे। रामनगर के मेला क्षेत्र में आने वाले दुपहिया, तिपहिया वाहनों की पार्किंग पुरानी तहसील में होगी। दुपहिया वाहन एमपीआईसी में खड़े किए जाएंगे। दशहरा मैदान एमपीआईसी फील्ड के चारों तरफ वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। रामनगर में काशीपुर से रानीखेत, पौड़ी गढ़वाल जाने वाले वाहन वाया शिवलालपुर, चुंगी, चोरपानी, कोटद्वार होते हुए लखनपुर चौराहे से गर्जिया, रानीखेत की तरफ जाएंगी। काशीपुर से हल्द्वानी की ओर जाने वाली वाहन भवानीगंज किंगडम तिराहे से नया कोसी पुल से गर्जिया, रानीखेत के वाहन लखनपुर चौराहे से कोसी बैराज होते हुए भवानीगंज काशीपुर की ओर जाएंगे। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि दुर्गा पूजा डोले के विसर्जन के दौरान अपर माल रोड से तल्ली ताल को आवाजाही करने वाले वाहन घोड़ा स्टैंड से डाइवर्ट कर राजभवन होते हुए फांसी गदेरी को जाएंगे। कालाढूंगी से आने वाले वाहन पारा पत्थर होते हुए सेंट और से फांसी गदेरी तक जाएंगे। हल्द्वानी से आने वाले वाहनों को हनुमानगढ़ी, भवाली से आने वाले वाहनों को टूटा पहाड़ से छोड़ा जाएगा। बीते मार्च माह से ऊर्जा निगम हर रोज बिजली कटौती कर रहा है। गर्मियों के मौसम में रोस्टिंग के नाम पर हर रोज घंटों कटौती की जाती है। बरसात के दौरान लाइन में फॉल्ट आने के कारण बिजली गुल रही, घंटों तक कटौती की जा रही है, जिसमें आम लोगों के साथ ही कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। सामान की पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले छोटे उद्योगों के अनुसार अभी तक लाखों रुपये डीजल खरीद कर खर्च कर चुके हैं। एक और पहले ही महंगे कच्चे माल से कारोबार प्रभावित हो रहा है। अब बिजली कटौती से लागत बढ़ गई है। शहर में 1 दर्जन ज़्यादा वाहनों के शोरूम है, जिनमें गाड़ियों की सर्विस का काम भी किया जाता है, जिसमें बिजली की मशीनों से काम होता है। शोरूम संचालकों के अनुसार ग्राहकों का काम समय से करने के लिए जनरेटर की व्यवस्था लेनी पड़ रही है। एक और ऊर्जा प्रदेश में लगातार बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं कारोबार
के लिए ऊर्जा निगम बिजली नहीं दे पा रहा है। ऐसे ही हाल रहा तो इसके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष यशवंत आर्य ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार भर्ती घोटाले के असल आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। घोटालेबाजी के चलते मेधावी छात्र नियुक्ति पाने से वंचित है। आयोग के लोग अहम जिम्मेदारी वाले पदों पर नियुक्त किए गए हैं। सरकार पर्दे के पीछे छुपे असली चेहरे को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। मंगलवार को शहर पहुंचे यशवंत आर्य ने एसआईटी की जांच पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एसआईटी दबाव में इस मामले की जांच कर रही है, जिसके चलते सभी पोस्ट अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। उन्होंने दोहराया कि घोटाले की जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई से करवाई जाए। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार ठीक से पैरवी नहीं कर पा रही, इस कारण लोगों में असंतोष पनप रहा है। लिहाजा सरकार महिलाओं की 36 आरक्षण देने के मामले अध्यादेश लाते हुए 2 दिन का विशेष सत्र बुलाना चाहिए ताकि आने वाले समय में महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। नैनीताल पहुंचे यशवंत आर्य ने अंकिता हत्याकांड के मामले की जांच जल्द से जल्द सीबीआई से करवाने की मांग की है। घट के अंदर काठ की चिड़ियां अब भी किटकिट आवाज कर रही थी। चक्की का पार्ट खिसर खिसर चल रहा था और मथानी की पानी काटने की आवाज आ रही थी। कहीं कहीं कोई स्वर नहीं, अब सुनसान निस्तब्ध। सहज किंतु विलक्षण कथाकार शेखर जोशी की अनितम कहानी कोसी का गटवार की पंक्तियां आज हर उस ठीठे पर घटित हो रही हैं जहां उनकी स्मृतियां उपस्थित है। दैनिक व्यवहार के सारे कार्य निष्पादित हो रहे हैं, मगर अक्सर सन्नाटे का निस्तब्धता का है। पाठकों और प्रसंगों को गहरे तक प्रभावित करने वाले शेखर जोशी की विदाई ने उन सूनेपन को पैदा किया है जो सबसे प्रिय और सबसे जरूरी तत्व के वाष्पित होने से उपस्थित होता है। अपने मिजाज में पहाड़ की ऊंचाई और बहती नदी की निर्मलता दोनों को समेटे शेखर जोशी का रचाव और उनका विन्यास महत्तम स्तंभ रह गया है। अपनी बनावट और कथ्य से साहित्य को लयबद्ध करने वाला कोसी का गटवार अपने महागमन से साथ ही लोक के स्वरों को स्तब्ध कर गया है। शेखर जोशी का काफी समय पहाड़ में इतर बिता, लेकिन उनकी कहानी में पहाड़ बोलता रहा। मार्कंडेय अमरकांत शेखर जोशी की कथा त्रयी ने ग्रामीण, कस्बाई और पहाड़ी जीवन की मुकम्मल तस्वीर पेश की है। अलग अलग कथा भूमि के होने के बावजूद उनकी संवेदना एक जैसी थी, जिनमें 2 साथियों के गुजर जाने से अकेले पड़ गए। शेखर जोशी तकरीबन 10 वर्ष पहले प्रयाग से चले गए थे, लेकिन अपना अभिभावकत्व सदा के लिए ही छोड़ गए। इसलिए आज उनके जाने से एक अजीब सन्नाटा और बिरानापन प्रयाग में तारी है। मनुष्य के इस पक्ष में अंतिम पंक्ति में खड़े इंसान के लिए अपनी कलम चलाने वाले शेखर जोशी की कहानियां इसलिए दिलों को छूती थी क्योंकि उन्हें आदमी के डर की सच्चाई का पता था। बीपीडीओ भर्ती 2016 में हुई गड़बड़ी में जल्दी कुछ बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एसटीएफ की जांच में उसके खिलाफ कुछ सबूत सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले की जनवरी 2020 से जांच रही है। विजिलेंस ने इसके खिलाफ सबूत भी जुटा ली थी, लेकिन विजिलेंस को कार्रवाई के लिए तमाम तरह की अनुमतियां सहमतियां लेनी थी, जिसकी वजह से उनकी जांच लेट हो रही थी। लेकिन अब एसटीएफ सीधे कार्रवाई करने में सक्षम है। दरअसल जांच के दौरान विजिलेंस लगभग नतीजे पहुंच गई थी। पिछले ही माह विजिलेंस ने इस मामले में पहले अरेस्टिंग 1 से 1.5 माह में करने की बात आधिकारिक तौर पर कह दी थी। सूत्रों के अनुसार इस मामले में 2 बड़े अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई थी, जिसके बाद विजिलेंस की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई थी। लेकिन तमाम तरह की अनुमतियों और सहमतियों के चलते मामला लेट होता जा रहा था। इसी बीच एसटीएफ को सौंप दिया गया। एसटीएफ ने इसमें 2 अरेस्टिंग भी कर दी थी। बताया जा रहा है कि विजिलेंस की जांच को एक पुख्ता कार्रवाई करते हुए एसटीएफ जल्दी घपले में इस संलिप्त रहे अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि एसटीएफ को कार्रवाई के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। मामले में एफआईआर दर्ज है और सीधे जांच के आधार पर कार्रवाई कर सकती है।